हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में और जिसमें हम लोग एक क्लास बनाए थे डिपॉजिट नाम से और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किए थे अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर। तो वहां लास्ट में हम एक बात किए थे कि भाई अगर जब हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू किसी आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि एक कंस्ट्रक्टर हमने उसमें इस तरह से बनाया था कि डिपॉजिट लॉन्ग पी और फ्लोट आर, और इसको डिफाइन किया था इस रूप में कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, टाइम इज इक्वल टू 2 और रेट इज इक्वल टू आर। ठीक है। और अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिपॉजिट डी, मान लो 2000 दे दें और 0.08 एफ दे दें, तो इससे क्या होगा कि ये इस कंस्ट्रक्टर को तो यूज करेगा लेकिन इसमें बीच वाला आर्ग्यूमेंट हमारा मिसिंग है, टाइम वाला। तो ये जो हम पास कर रहे हैं 0.08 एफ फ्लोट के रूप में, वो तुम्हारा टाइम में असाइन होगा वैल्यू, और क्योंकि वो इंटीजर है तो वो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर और इसका वैल्यू वो 0 ले लेगा, टाइम का वैल्यू। तो हम लोग वो बीच वाला आर्गुमेंट मिस नहीं कर सकते हैं, हम लोग वो बीच वाले आर्गुमेंट को छोड़ नहीं सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है, ऐसा जरूरत है, तो हम लोग अलग अलग टाइप से कंस्ट्रक्टर या फंक्शन को ओवरलोड करेंगे और तब फिर हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से देने पर जब हम लोग उसको पास करेंगे वैल्यू, तो वो टाइम में असाइन हो जाएगा, टाइम का वैल्यू यहां पर 0 ले लेगा वो, और इससे जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो 0 आ जाएगा। तो इसलिए वो चीज ध्यान में रखना है। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पर तो काम हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स पर, कि कंस्ट्रक्टर का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है। तो चलिए उसी पर हम लोग आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। क्या क्या विशेषता होगा कंस्ट्रक्टर का। तो जब इस चैप्टर का शुरुआत किए थे तो उसी समय हम कहे थे कि भाई कंस्ट्रक्टर का काम है क्या, तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, बिना इसको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई किए हुए। मतलब जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल होगा या ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा, और जो भी मेरा वहां पर कोडिंग किया हुआ है, जो भी परमिसिबल वैल्यू असाइन किया हुआ है डेटा मेंबर्स को, उन वैल्यूज से वो डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर देगा। ये कंस्ट्रक्टर का पहला काम हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि इट विल बी इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आर क्रिएटेड, ठीक है, एंड इट विल इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स विद द गिवन परमिसिबल वैल्यूज। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हम लोग उसका डिक्लेरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो डिक्लेरेशन कर रहे थे तो तुमको हम बताए थे कि देखो कंस्ट्रक्टर का जो हम लोगों का डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन है जो भी है, तो उसमें हम लोग कोई रिटर्न टाइप नहीं दिए थे, यहां तक कि वॉइड भी नहीं दिए थे, ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसका कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हो सकता है, यहां तक कि वॉइड भी हम लोगों को उसमें नहीं देना है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग शॉर्ट में कहें तो इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली
एक ये हो गया कि ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ईच ऑब्जेक्ट विल बी इनिशियलाइज्ड with the help of constructor before any use of it is made। ऑब्जेक्ट का कोई भी यूज करने से पहले वो इनिशियलाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। इट हैज नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप इसमें नहीं होगा। इट हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन void, यहां तक कि void भी नहीं होगा। इट ओबेज यूजुअल एसएस रूल्स ऑफ क्लास। ये क्लास का यूजुअल एसएस रूल्स को फॉलो करता है। मतलब अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर प्राइवेट में बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर अगर हम लोग प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कर दिए या डिफाइन कर दिए, तो उसका ऑब्जेक्ट जो है हम केवल क्लास के मेंबर फंक्शंस और फ्रेंड फंक्शंस इन्हीं सब में बना सकते हैं। नॉन मेंबर फंक्शंस में इनका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना पाओगे अगर वो प्राइवेट में बनाए तब। और अगर पब्लिक में बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक में डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट हम लोग पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में, किसी भी नॉन मेंबर फंक्शन में हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक की कंस्ट्रक्टर को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिराइव्ड क्लास जो है वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। इस चीज को हम लोग जस्ट इसके बाद जब इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उसके वीडियो में हम ये सारा चीज बताएंगे कि किस तरह से इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का इन्वोकेशन होता है। और वहां तुम ये भी समझ जाओगे कि हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास ये सब हम किसको कह रहे हैं। तो अभी खाली इतना समझना है कि इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। दो डिराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्टर में नॉट बी स्टैटिक, इसको हम लोग स्टैटिक नहीं बना सकते हैं। ये स्टैटिक नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो स्टैटिक हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्प्लिसिटली भी जनरेट होता है। मतलब कंपाइलर उसको जनरेट करता है, बनाता है। अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद से डिफाइन ना किए हों, अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हो, जैसे कि हम लोग जब पहला चैप्टर जो देख रहे थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला, इसके पहले वाला, तो उसमें हम कहीं कंस्ट्रक्टर बनाए नहीं थे। तो क्या उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बना था या उसका कोई रोल नहीं आया था? तो ऐसा नहीं है। हम लोग अगर कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाए तो कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है उस क्लास के लिए और वो पब्लिक रहता है। ठीक है, तो एक वो उसका प्रॉपर्टी हो गया कि भाई कंस्ट्रक्टर्स and copy constructors are generated whenever needed by the compiler। अगला है कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। जैसा कि कोई भी फंक्शन होता है तो कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, इट कैन बी ओवरलोडेड। मतलब नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर हम लोग चेंज कर दें तो ये हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे कि फंक्शन में होता है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर में भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्टर्स कैन ऑल्सो हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट ये है प्रॉपर्टी कि हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एड्रेस नहीं ले सकते हैं, उसका एड्रेस नहीं लिया जा सकता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक, इट इज नॉट पॉसिबल टू
टेक एड्रेस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, उसका हम लोग एड्रेस नहीं ले सकते हैं भाई। जैसे हम लोग किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लेते हैं ना, या फंक्शन का, वो क्या कहते हैं, एम्परसेंड लगा करके साइन, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो कंस्ट्रक्टर का एड्रेस नहीं लिया जा सकता है। किसी क्लास का मेंबर फंक्शन अगर कोई है तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का फंक्शन है, अगर हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। तो अ मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड, मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम within a constructor, कॉल किया जा सकता है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया। और फाइनली चलो उसको लिख नहीं रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर, जैसा कि हम पहला प्रॉपर्टी इसका लिखे थे, करेक्टरिस्टिक लिखे थे कि वो इम्प्लिसिटली कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, हमको उसके लिए कॉल करने का स्टेटमेंट देना नहीं पड़ता है। लेकिन याद करो, तुमको हम ये भी बताए थे कि कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, हम लोग उसको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सप्लिसिट कॉल के चलते ही फिर हम तुमको बताए थे कि उसका टेम्पररी इंस्टांस भी बनाया जा सकता है। तो लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक वो हो गया। तो ये सब कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कंस्ट्रक्टर के। ऑटोमेटिकली कॉल होगा, इनिशियलाइज किया जाएगा ऑब्जेक्ट, कोई भी उसका यूज हो उससे पहले, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं, यूजुअल एसएस रूल को फॉलो करेगा। प्राइवेट में डिक्लेयर करेंगे तो कहीं और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा नॉन मेंबर फंक्शन में, इसलिए पब्लिक में जनरली हम लोग बनाते हैं। इनहेरिट इसको नहीं किया जा सकता है, स्टैटिक नहीं हो सकता है, ये ओवरलोड कर सकते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, एड्रेस कंस्ट्रक्टर का नहीं लिया जा सकता है, और कोई भी मेंबर फंक्शन जो क्लास का है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक डिस्ट्रक्टर में। तो जिस तरह से हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो कोई क्लास अगर इनिशियलाइज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, डी इनिशियलाइज भी हो सकता है। तो ये काम किसका है? अगर कोई क्लास इनिशियलाइज हुआ है या क्रिएट हुआ है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होगा? तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम इसका है, डिस्ट्रक्टर का। तो डिस्ट्रक्टर क्या है? तो ये भी एक मेंबर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर के जैसा ये भी एक मेंबर फंक्शन है, और इसका भी वही नाम होगा जो क्लास का होगा। तब सवाल उठता है कि भाई तब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो डिस्ट्रक्टर जो है ऐसा फंक्शन होगा जिसका नाम क्लास के नाम के सिमिलर होगा, वैसा ही होगा, खाली एक आगे टिल्ड का साइन लग जाएगा। ये इसको हम लोग टिल्ड कहते हैं, ये साइन। TILDE, ठीक है। तो फंक्शन के नाम के पहले अगर हम टिल्ड का साइन लगा दें तो वो डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, या फिर डी इनिशियलाइज करना, या फिर हम ये कहें कि मेमोरी से उसको हटाना। देखो, जरूरत इसका क्यों पड़ता है कि अगर मान लो हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो कुछ रिसोर्सेज को यूज किया हुआ रहता है सिस्टम का, चाहे वो मेन मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई कुछ किया हुआ हो, या वो कोई फाइल ओपन किया हुआ हो, या कोई अदर रिसोर्सेज का वो उपयोग कर रहा हो जो इन करेंटली यूज में है। तो अगर मान लो उस ऑब्जेक्ट का काम जब पूरा हो गया तो उन सब रिसोर्सेज को उससे फ्री करना पड़ेगा, ताकि वो सब जो है मेमोरी स्पेस है या कोई और भी रिसोर्सेज जो वो यूज कर रहा है वो सब किसी दूसरे के द्वारा उपयोग में लाया जा सके।
तो यही कारण है कि हमको क्लास में कंस्ट्रक्टर के साथ साथ डिस्ट्रक्टर का भी जरूरत पड़ता है, आवश्यकता होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो डिस्ट्रक्टर जो है, जैसा तुमको हम कहें कि उसका भी नाम जो वही नाम होगा जो क्लास का नाम है, खाली टिल्ड साइन पहले लग जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ये भी इन्वोक होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा और ये डी इनिशियलाइज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा ऑब्जेक्ट को। कब ये कॉल होगा? तो जब ऑब्जेक्ट हमारा आउट ऑफ स्कोप चला जाए। आउट ऑफ स्कोप कहने का मतलब स्कोप तुमको याद करो, तुम लोग 11th में पढ़ा होगा या हम पहले भी बताए होंगे। स्कोप जनरली हम लोग कहते हैं, जब लोकल और ग्लोबल याद करो बता रहे थे, तो वही चीज है। स्कोप होता है कि पार्ट ऑफ प्रोग्राम जहां पर कोई वेरिएबल एक्सेसिबल है या यूज किया जा सकता है। तो अगर मान लो किसी ब्लॉक के अंदर कोई हम लोग वेरिएबल बनाए हैं, जैसे मान लो कोई ब्लॉक के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो उसका स्कोप वही ब्लॉक हो गया, ये एरिया। अब इस एरिया में जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक ये ब्लॉक जब तक एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहेगा। जैसे ये ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा वो डी इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्टर तब कॉल होगा। और अगर मान लो कोई ग्लोबल ऑब्जेक्ट है या फिर स्टैटिक है, तब उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए डिस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट करेगा, क्योंकि वो सब तब तक मेमोरी में रहेगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट जब तक प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। जब प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा तब उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, तब वो हमारा रिसोर्सेज को रिलीज करेगा। तो ये बात हुआ डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो डिस्ट्रक्टर हम लोग बनाते कैसे हैं, चलो वो समझते हैं एक एग्जांपल ले करके। कि जैसे मान लो कि हमने एक क्लास बनाया, सपोज करो क्लास का नाम मैंने दे दिया सपोज करो ABC। दो वेरिएबल मैंने इसमें ले लिया, INT I और J, ये दो वेरिएबल ले लिए। अब मान लो पब्लिक में आते हैं, एक इसका हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो ABC नाम से ही बनेगा। सपोज करो कि अगर तुम चाहो तो इसको पैरामीटर के हेल्प से वैल्यू दे सकते हो। तो INT A ले लिए और INT B ले लिए, तो I इज इक्वल टू A एंड J इज इक्वल टू B, ये इसको बंद कर दिया। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यही नाम रहेगा, खाली टिल्ड साइन लग जाएगा पहले ABC और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस पर भी हम लोग आते हैं और यहां लिख देते हैं कि एक मैसेज डिस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटिंग, और ये बंद कर दिए, कुछ और अपना क्लास का रहेगा, कोड बंद कर दिया। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टर के लिए बात कि डिस्ट्रक्टर ऐसे बनेगा, है ना। ये मेरा डिस्ट्रक्टर है और ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। अब एक चीज और डिस्ट्रक्टर के बारे में समझ लो कि जैसा कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, वैसा ही डिस्ट्रक्टर के साथ भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। पहला बात ये। दूसरा कि डिस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता था, इसीलिए हम उसको ओवरलोड भी कर सकते थे, लेकिन डिस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए ये ओवरलोड भी नहीं होगा। कहने का मतलब, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तुमको हम बात बता रहे हैं, ये बहुत जगह पूछ सकता है, वाइवा में पूछ सकता है कि किसी क्लास में कितना डिस्ट्रक्टर हो सकता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे कि भाई जितना कंस्ट्रक्टर रहता है उतना डिस्ट्रक्टर होता है। गलत जवाब है। कितना भी कंस्ट्रक्टर क्लास में बना लो, उस क्लास का डिस्ट्रक्टर केवल एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। ओवरलोड हम कब कर सकते हैं? जब नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बदलेंगे तब तो कर सकते हैं। तो जब ये आर्ग्यूमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसका ओवरलोडिंग कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए डिस्ट्रक्टर हमेशा क्लास का एक ही बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बना सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है। और एक बात कि ये भी क्लास के यूजुअल एक्सेस रूल्स को फॉलो करता है। मतलब अगर आप डिस्ट्रक्टर प्राइवेट में बना दिए तो फिर वही बात होगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्लास का केवल मेंबर फंक्शंस, फ्रेंड फंक्शंस में बन सकता है।
नॉन मेंबर फंक्शंस में नहीं बन सकता है। तो इसीलिए डिस्ट्रक्टर जब भी बनाओगे तो जनरली पब्लिक में ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट में नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। उसका ऑब्जेक्ट फिर हम खाली मेंबर फंक्शंस में ही बना पाएंगे क्लास का, या फ्रेंड फंक्शंस में, नॉन मेंबर फंक्शंस में नहीं बना पाएंगे। तो यही कारण है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जब भी बनता है तो जनरली प्राइवेट में ही बनता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है इसमें। तो ये हो गया बात तुम्हारा डिस्ट्रक्टर के बारे में कि किस तरह से डिस्ट्रक्टर बनेगा, डिस्ट्रक्टर होता क्या है, इसके बारे में कुछ खास बातें क्या क्या है वो भी हमने आपको बता दिया। तो ये सब बात डिस्ट्रक्टर का हो गया। तुमको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हम बताए जो तुमको ध्यान में रखना है, क्या कि डिस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहां तक कि वॉइड भी नहीं, और साथ ही इसका कोई आर्गुमेंट भी नहीं होता है। ये कोई आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि हम तुमको बोले कि डिस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, और जिसके चलते किसी क्लास का केवल और केवल एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ खास बातें हो गई डिस्ट्रक्टर के बारे में। पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बनाने का इसमें जरूरत है नहीं, जैसे हम लोग बनाते थे कोई भी एग्जांपल जो पहले लिए हैं उसमें तुम वही एग्जांपल में क्या कर सकते हो कि एक डिस्ट्रक्टर ऐड कर सकते हो क्लास में। कोड लिखने का जरूरत नहीं है, कोड यही लिख दोगे, समझ में आ जाएगा। पता कैसे चलेगा डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, तो तुमको प्रोग्राम को दोबारा रन करना पड़ेगा जब हम लोग क्लास का कोई प्रोग्राम बनाए। तो चूंकि ये डिस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएगा। हाँ, एक काम ये भी हो सकता है कि अगर तुम एक ब्लॉक बना लो क्लास के अंदर, मेन के अंदर, और वहां पर कोई ऑब्जेक्ट बना लो, है ना, तब फिर वो जैसे ही वो ब्लॉक का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तब ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि डिस्ट्रक्टर इज वर्किंग। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग आते हैं कि जिस तरह से कंस्ट्रक्टर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक उसी तरह से डिस्ट्रक्टर्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो चलिए कुछ बातें कर लें इसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो इसमें भी पहला वही, इट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। पहला तो यही होगा भाई कि ये भी ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि जिस तरह से कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता था उसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होगा। दूसरा है जो हम बात कर रहे थे कि अ क्लास कैन हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर as it cannot be overloaded। तो किसी क्लास को केवल एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है क्योंकि इसका ओवरलोडिंग हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर या फिर इट obeys usual access rules of class। ये भी जो है क्लास के यूजुअल एक्सेस रूल्स को फॉलो करता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग प्राइवेट में इसको डिक्लेयर कर दें तो हम लोग फिर इसका ऑब्जेक्ट जो है केवल क्लास के मेंबर फंक्शंस या फिर फ्रेंड फंक्शंस में ही बना सकते हैं। नॉन मेंबर फंक्शंस में इनका ऑब्जेक्ट तब नहीं बनेगा। तो यही कारण है कि हम लोग डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर दोनों हम लोग पब्लिक में ही बनाते हैं, इसी कारण से। फिर नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं इसके प्रॉपर्टी के रूप में कि नो आर्ग्यूमेंट कैन बी प्रोवाइडेड,
नो आर्ग्यूमेंट कैन बी प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रक्टर। आप डिस्ट्रक्टर को कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, और यही कारण था यहाँ पर कि हम लोग इसका ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई वैल्यू ये रिटर्न नहीं करता है। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है और कोई भी रिटर्न टाइप उसका नहीं होता है, यहां तक कि वॉइड भी नहीं होता है, तो उसी तरह से इसका भी नहीं होगा। इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर में बात किए थे उसी तरह यहां भी कि इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्लास हाँ ठीक है, क्लास के डिस्ट्रक्टर को हम लोग जो है इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते थे, उसी तरह से इट कैन नॉट बी स्टैटिक, ये स्टैटिक भी नहीं होगा। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर को हम लोग स्टैटिक फंक्शन नहीं बना सकते थे, उसी तरह से आप डिस्ट्रक्टर को भी स्टैटिक नहीं बना सकते हो, ठीक है। फिर इसका भी एड्रेस हम लोग नहीं ले सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक एड्रेस ऑफ अ डिस्ट्रक्टर, आप डिस्ट्रक्टर का भी एड्रेस नहीं ले सकते हो। जैसे कि कंस्ट्रक्टर का भी नहीं ले सकते थे, वैसे ही डिस्ट्रक्टर का भी एड्रेस हम लोग नहीं ले सकते हैं। और फाइनली मेंबर फंक्शंस, जो क्लास का मेंबर फंक्शंस है, कैन बी इन्वोक्ड या कॉल्ड, कैन बी कॉल्ड फ्रॉम विदिन ए डिस्ट्रक्टर। हम लोग किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को भी डिस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर में भी बताए थे कि कोई भी मेंबर फंक्शन अगर क्लास का है तो आप उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्वोक कर सकते हो, तो ठीक उसी तरह से कि कोई भी मेंबर फंक्शन अगर क्लास का है तो वो डिस्ट्रक्टर के अंदर भी इन्वोक या कॉल किया जा सकता है। तो ये सब कुछ बात हो गया डिस्ट्रक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसको कंक्लूड करते हैं चैप्टर को, यहीं पर लास्ट हो गया ये। तुमको इस चैप्टर में क्या क्या हमने बताया, सबसे पहले कि कंस्ट्रक्टर का जरूरत क्या है, क्यों इसका जरूरत पड़ता है। तो हमने देखा कि भाई जब भी हम लोग क्लास बना रहे थे तो उसके मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए स्पेसिफिकली हम लोगों को कोई फंक्शन कॉल करना पड़ता था विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम वो काम न करना चाहें, वो काम न करके ऐसा कोई प्रोविजन बनाना क्रिएट करना चाहें जहां पर कि कोई फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए और वो ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को, डेटा मेंबर्स को कोई परमिसिबल वैल्यू, लीगल वैल्यू से इनिशियलाइज कर दे, तो उसी के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन के रूप में डिफाइन किए थे कि ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और उसमें जो कोड हम लोग लिखते हैं डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए लिखते हैं कि कौन मेंबर किससे इनिशियलाइज होगा, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। उसके लिए हमको अलग से कोई मेंबर फंक्शन बना करके कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। फिर तुमको कंस्ट्रक्टर के लिए बारे में बताए थे कि कैसे वो डिक्लेयर होगा, कैसे डिफाइन होगा। दोनों काम हम लोग क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, एक ही बार डिफाइन कर दें क्लास के अंदर, या ऐसा भी कर सकते हैं कि क्लास के अंदर डिक्लेयर करें, डिफाइन करें क्लास के बाहर, वो भी। उसमें ध्यान रखना था कि कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं होता है। हाँ, आर्ग्यूमेंट वो एक्सेप्ट कर सकता है। कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड भी कर सकते थे, ये भी हम तुमको बता दिए एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था वो भी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आया था डिस्ट्रक्टर, इसका उल्टा था, कंस्ट्रक्टर का उल्टा डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिस्ट्रक्टर भी वही फंक्शन का नाम होगा जो क्लास का है, खाली टिल्ड लग जाएगा पहले साइन।
इसमें न तो कोई रिटर्न टाइप होगा, न ही ये कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। खास बात ये तुमको बोले थे इसमें ध्यान रखना है कि किसी डिस्ट्रक्टर माने किसी क्लास को केवल और केवल एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रक्टर का भी वही है जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का होता है। तो इस वीडियो में और इस चैप्टर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। दैट्स इट, थैंक यू।